हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 मैथ यानी गणित के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का मैथ यानी गणित का लेसन 1 से लेकर लेसन 3 तक देख चुके हैं। आज हम लेसन 4 देखेंगे यानी अध्याय 4, जिसका शीर्षक है आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं। आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं मतलब क्या? ज्यामिति का जो बेसिक जो अवधारणाएं है उसके बारे में जानेंगे। जैसे में रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है या रेखा क्या होता है, इन सब में क्या अंतर है, प्रच्छेदी रेखाएं क्या होती है, बहुभुज क्या होता है या त्रिभुज क्या एक बहुभुज है। साथ में वृत्त के बारे में भी चर्चा करेंगे और इसके बेसिक्स भी जानेंगे। जैसे में एक वृत्त है उसका त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है या त्रिज्या खंड क्या होता है, फिर अंतर क्या होता है, इसके साथ ही परिधि वगैरह की भी चर्चा करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है और बहुत ही गलतियां होता है ज्यामिति बनाते समय, तो आज वो सारी परेशानियां दूर करने आए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इससे संबंधित एक प्रश्न सीटेट में निश्चित ही रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें सबसे पहले मुख्य अवधारणाएं एवं परिणाम। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया है, एक रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी के संगत होता है। बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को ए बी या बी ए से व्यक्त किया जाता है। प्रारंभिक बिंदु ए वाली किरण पे स्थित एक अन्य बिंदु बी होने पर उस किरण को ए बी से व्यक्त करते हैं। रेखा ए बी को ए बी से व्यक्त करते हैं। इसके बारे में तो आगे चर्चा है तो है ही, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे में ये किरण एक शब्द मिला है हम लोगों को, फिर एक शब्द मिला है रेखा, फिर एक शब्द मिला है आपको रेखाखंड। ये तीनों में अंतर क्या है, उससे व्यक्त कैसे करते हैं, ये चीज़ देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं रेखाखंड को, रेखाखंड क्या होता है? रेखा मीन्स क्या? एक समझिए एक लाइन, जैसे ये बनाया गया ऊपर में रेखा, तो ये एक रेखा है। अब खंड मीन्स क्या होता है, तो आपसे मैं पूछूंगा तो आप बोलेंगे खंड मीन्स एक टुकड़ा। को रेखाखंड क्या हुआ? को रेखाखंड हुआ एक रेखा का टुकड़ा। तो देखिए ऊपर में देखिए टुकड़ा जैसा लग रहा है, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखिए और एंड पॉइंट देखिए। यहाँ पे भी देखिए स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, एंड पॉइंट देखिए, दोनों एक जगह व्यवस्थित है। यानी कोई ऐसे लकीर हो और यहाँ पे मैं कह दूँ ये ए है और यहाँ पे मैं कह दूँ बी है और ये कह दूँ कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है या इधर से ही हो, जो भी है, तो इसको दो तरीके से व्यक्त किया जा सकता है ए बी। और ऊपर में ना ये देखिए ऊपर में ये जो डैश दिया गया ये चीज मिलेगा। अब किरण को, किरण जैसे में मैं बात करूं, सूर्य का प्रकाश जो आता है या टॉर्च का रोशनी आपने देखा होगा, तो एक बिंदु से स्टार्ट होता है, यानी ये पॉइंट हो गया, ये स्टार्ट हो गया, लेकिन ये आगे बढ़ते हुए जाता है, ये अंत नहीं होता है, तो इसे हम कहेंगे किरण। तो ये तीर का निशान जो है ये देख रहे हैं, ये ऊपर में बन जाएगा। यानी स्टार्टिंग पॉइंट तो लिमिट है कि यहीं से शुरुआत होगा, यानी सूर्य हुआ, टॉर्च हुआ, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट लिमिट है, लेकिन ये आगे कहाँ तक जाएगा ये लिमिट नहीं है। तो इसे व्यक्त किया जाएगा, चाहे इस तरह के संकेत दिए रहेंगे तो समझिएगा ये कहना क्या चाहता है, को किरण के बारे में कहना चाहता है। अब हम बात करते हैं रेखा का। तो रेखा वो चीज है जो शुरुआत भी पता ना हो और अंत का भी पता ना हो कि कहाँ शुरुआत हुआ कहाँ अंत हुआ। ये शुरुआत हो गया मान लीजिए, तो इसका भी पता नहीं है कि कहाँ तक था और इसका भी पता ना हो, उसे हम रेखा कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आगे क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसे हम देख लेते हैं। एक तल में इससे दो भिन्न रेखाएं यदि एक बिंदु पर मिलती हैं तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, अन्यथा समानांतर रेखाएं कहलाती है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट है, एक वेनिस्ट प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणें एक कोण बनाती है। अगला पॉइंट है, केवल रेखाखंडों से बनी एक सरल बंद आकृति एक बहुभुज कहलाती है। तीन भुजाओं वाला बहुभुज एक त्रिभुज कहलाता है तथा चार भुजाओं वाला बहुभुज एक चतुर्भुज कहलाता है। एक बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो एक समबहुभुज कहलाता है। आगे इसके बारे में चर्चा नहीं है, तो समबहुभुज का मतलब मैं समझा देता हूं। सममित होता है समान, बहुमित होता है बहुत, भुजमित भुजाएं, यानी जिसकी समान भुजाएं हो, जिसकी समान भुजाएं हो। भुजाएं मीन्स क्या? एक तरह से हाथ समझ लीजिए, मतलब जिसका एक लकीर, भुजा मीन्स समझिए एक डंडा है, मान लीजिए ऐसे मैं बना रहा हूं, तो इसका भुजा मैं पूछूं कि कौन कौन सा होगा, तो इसका भुजा कहिएगा सर चार भुजा है, कौन कौन सा? एक ये भुजा, ये हाथ, ये हाथ, ये हाथ, यानी चार हाथ इसको देख रहे कि ये चार भुजाएं हो गई। तो ये कह रहा सम्मिश्र, चारों समान भुजा हो, ठीक है, मतलब चार है तो।
बहु मीन्स बहुत सारे, यानी एक से अधिक भुजा वाला बहुभुज हो गया। और सम मीन्स समान, यानी ये भी बराबर हो, ये चारों क्या है, इसमें मान लीजिए चार ही है तो ये चारों क्या है, समान हो, तो ये से कहेंगे क्या हम लोग, सम बहुभुज। ठीक है। अगला है वह आकृति जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो एक वृत्त कहलाता है। निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र तथा समान दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। चलिए इसके बारे में जानेंगे आगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को महत्वपूर्ण नोट्स एवं हल उदाहरण द्वारा। इसमें आज इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण नोट्स ही देखेंगे। इसमें देखा जाए तो पहला है ज्यामिति। ज्यामिति कहाँ से आया, कौन सा शब्द है, तो ज्यामिति यूनानी शब्द जियोमेट्रोन का अंग्रेजी तुल्य है। जिया का अर्थ है भूमि, मेट्रोन का अर्थ है मापना। तो ये हो गया बेसिक, ये ज्यामिति कैसे आया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले रेखाखंड के बारे में। इसे ए बी या बी ए व्यक्त किया जाता है, इसके बारे में बताया मैंने। ये देखिए बिंदु ए और बी इस रेखाखंड के अंत बिंदु है, यानी ए बी जो है इसका अंत बिंदु है। मान लीजिए इसमें मैं पूछूं कि इसमें बताइए रेखाखंड कौन सा है, तो आप कहिएगा कि सर ये जो लकीर है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक खत्म हुआ, तो ये एक रेखाखंड हुआ। और साथ में ये भी कहिएगा सर यहाँ से स्टार्ट हुआ और नीचे यहाँ खत्म हुआ, ये भी क्या है, एक रेखाखंड है। साथ में यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ खत्म हुआ, ये भी एक रेखाखंड है। यानी जो भी आपको टुकड़े इस तरह, चाहे इस तरीके से, यानी ये लंबा इस तरीके से, चाहे इस तरीके से मिल रहे हैं, ये सब क्या है, एक रेखाखंड है। इसमें कहूँ तो आप ये भी कहिएगा, ये भी कहिएगा, जो भी इसमें आप दिखाना चाहें ए बी करके दिखा सकते हैं। इसमें कहिएगा तो कहिएगा सर ये है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक भी आप कर सकते हैं, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी कर सकते हैं, साथ में ये भी कर सकते हैं। जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, रेखाखंड है। अगर ये देखा जाए तो एक बक्स का किनारा है, एक ट्यूबलाइट है, एक पोस्टकार्ड का किनारा है। समझ में आ गया रेखाखंड क्या होता है। इसमें कुछ भी नहीं बताना, दर्शाया इसे यानी व्यक्त ऐसे किया जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये रेखाखंड में टुकड़ा हुआ, यहाँ भी टुकड़ा है, ये भी टुकड़ा है। देख लीजिए यहाँ पे इसे व्यक्त कैसे करते हैं, तो ए बी के द्वारा हम लोग व्यक्त करके दिखा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक रेखाखंड हुआ। अब हम बात करते हैं रेखा का। तो देखिए दो बिंदु हो, ए और बी से होकर जाने वाले बिंदु को ए बी से निरूपित करते हैं। इसे देख लीजिए इस तरीके से ए बी से निरूपित करते हैं। ये दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तृत होती है। निश्चित रूप से क्या होती है, विस्तृत होती है। इस पर असंख्य बिंदु स्थित होते हैं। इस पर क्या होते हैं, असंख्य बिंदु स्थित होते हैं। यानी एक दो बिंदु नहीं, जितना बिंदु डालना चाहे वो डाला जा सकता है। इस पर असंख्य बिंदु स्थित होते हैं। रेखा को निश्चित करने के लिए दो बिंदु पर्याप्त हैं। रेखा को निश्चित करने के लिए दो बिंदु पर्याप्त हैं। हम कहते हैं कि दो बिंदु एक रेखा निर्धारित करते हैं। दो बिंदु क्या करते हैं, एक रेखा निर्धारित करते हैं, जैसे ये और ये। कभी कभी एक रेखा को एल जैसे अक्षर से भी व्यक्त किया जाता है। ये देखिए ये व्यक्त किया गया है, पी और क्यू था, लेकिन इसे एल से भी हम लोग व्यक्त करते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं के बारे में। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश आप लोग पढ़ते रहेंगे। यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। उभयनिष्ठ एक बिंदु हो तो वो क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। देखिए यहाँ पे एक उभयनिष्ठ बिंदु है, दो देख रहे हैं, दो रेखाओं का एक क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है। यही कहना चाहता था, यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। ये रहा एक उभयनिष्ठ बिंदु। इसके साथ ही और भी आप देख सकते हैं, ये रहा। कोई ये चीज आप खुद से लगा सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन है। यहाँ पे इस तरीके से भी बनाया गया है। ठीक है, ये देखिए आपकी अभ्यास पुस्तिका के दो संलग्न किनारे हैं। अंग्रेजी अक्षर वर्णमाला का अक्षर एक्स, परस्पर काटती हुई सड़कें। तो ये सारी चीज प्रतिच्छेदी रेखाएं के उदाहरण है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब एक उभयनिष्ठ हो, एक बिंदु हो जहां पे दो रेखाएं जाके मिलती हो। जब दो रेखाएं जाके मिलेगी, कहीं पे काटती है, वहां पे एक बिंदु उभयनिष्ठ बनेगा ही। यहाँ पे देखिए दो काट रही है तो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे देखिए तो ये यहाँ पे काट के बन रहा है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो इसे जब भी ये करना होगा, इसमें साथ में इस रिलेशन में नहीं, लेकिन आगे हम रिलेशनशिप भी दिखाएंगे, इन दोनों में क्या संबंध है, फिर इन दोनों में क्या संबंध है, मतलब इसका कोण वगैरह। तो ये सारे चीज आपको स्टेप बाय हम समझाएंगे, फिर रूल भी समझाएंगे। जैसे हम बता देंगे कि इस कोण का मान कितना होगा, फिर इधर जब कोण आएगा तो इसका मान क्या होगा, किस तरह जोड़ते हैं कि 180 डिग्री वगैरह सारा चीज होगा। लेकिन ये अगले
लेसन में होगा, मे बी क्लास 7 में भी इसको पढ़ेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। अब बात करते हैं समानांतर रेखाएं की। दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती अर्थात नहीं काटती हैं तो वे समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। रेखाओं का कोई ऐसा युग्म जो कहीं नहीं मिलती उसे हम लोग समानांतर रेखाएं कहते हैं। यदि दो रेखाएं L1 और L2 समानांतर है तो हम L1 L2 लिखते हैं। ये देखिए, ये जो है ना समानांतर है, वो देखिए दो रेखा खंड करके दिखाया गया है, दर्शाया गया है, और दोनों देख रहे हैं ऐसे पाई पार दीजिएगा तो समझिए दोनों कहीं जाके नहीं मिलेगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर रेखाएं। ये देख जरूर लीजिएगा, क्वेश्चन में जब भी दे देता है सीटेट का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम देते हैं, तो इस तरीके का साइन जब आ जाएगा तो समझ जाइएगा समानांतर रेखाएं की बात की गई है। जैसे में रूलर स्केल के सम्मुख किनारे, यहाँ किनारे देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब ये कहें हम कि ये दोनों रेखाएं जाके कहीं पे मिल जाएगा तो मिलेगा? रेल की पटरी ये कभी मिलेगा? खिड़की की सलाखें यानी ये और ये जो बनाया गया है ये कभी कहीं जाके मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वहीं पे जैसे रेल की ये पटरी है, मान लीजिए ऐसे है और ऐसे है, अब ये कहा जाए कि रेल की पटरी जाके यहाँ पे आगे जाके ऐसे मिल जाएगी, कभी मिलेगा? ट्रेन चल पाएगा उस पर? नहीं चलेगा। तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह की रेखाएं जो कभी जाके नहीं मिले वो क्या हो जाएंगी, समानांतर रेखाएं होंगी। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं किरण का। तो किरण रेखा का एक भाग होता है जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होता है। जैसे में देख लीजिए, ये हुआ, ये एक जगह से स्टार्ट हो रहा है लेकिन बिना किसी अंत के ये विस्तृत होता है। इसे हम इस तरीके से व्यक्त करते हैं, ए पी जैसे व्यक्त किया गया, ए और पी। इसके बाद किसमें किसमें आप देख सकते हैं, तो ये चीज एक लाइट हाउस से निकली हुई प्रकाश की किरण से कर सकते हैं। टॉर्च से निकली प्रकाश का सूर्य की किरणों से हम लोग मिला सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं वक्र। कागज से बिना पेंसिल उठाए कोई भी आकृति सीधी या टेढ़ी को एक वक्र कह सकते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न जरूर याद रखिएगा, वक्र मीन्स आप लोग जनरल भाषा में जानते होंगे टेढ़ा रेखा, लेकिन याद रखिएगा सीधी रेखा भी होगा तो वो क्या हो जाएगा, एक वक्र ही होगा। ये लाइन याद रखिएगा, सीधी या टेढ़ी दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। मैथ में हम लोग वक्र दोनों को कहते हैं, सीधी हो या टेढ़ी हो। इस संदर्भ में एक रेखा यानी ये जो रेखा है, एक रेखा भी एक वक्र है। गणित में वक्र सीधी भी हो सकती है, गणित में क्या होता है, वक्र एक सीधी भी हो सकती है। तो ये कंफ्यूजन दूर हुआ, हमेशा याद रखिएगा गणित में वक्र सीधी भी हो सकती है। ये बहुत सारे उदाहरण है, जैसे ये उदाहरण देखिए, ये सभी क्या हैं, ये वक्र हैं। आगे भी उदाहरण है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सब क्या हैं, वक्र हैं। यदि कोई वक्र, यहाँ पे कैमरा है, यदि कोई वक्र स्वयं को ना काटे तो वह सरल वक्र कहलाती है। स्वयं को नहीं काटे तो वो क्या कहलाती है, सरल वक्र कहलाती है। जैसे में आप ये पिक्चर देख लीजिए, ये सरल वक्र के उदाहरण है। अब हम बात करते हैं एक वक्र जिसके सिरे मिले हों, जिसके सिरे क्या हो, मिले हों, को वो बंद वक्र कहलाती है। ये देखिए, ये किसका उदाहरण है, को ये बंद वक्र का उदाहरण है। अन्यथा उसे खुली वक्र कहते हैं, यानी सिरे जब मिले होते हैं तो क्या होता है, बंद वक्र होता है। जब वो मतलब नहीं मिले हों तो वो खुली वक्र, जैसे ये खुला वक्र है। तो इसमें कुछ समझना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं जो इसका महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण, एक बंद वक्र से संबंधित 3 भाग होते हैं जो एक दूसरे से पृथक यानी अलग अलग होते हैं। जैसे में वक्र का अव्यांतर यानी अंदर का भाग, वक्र का अव्यांतर मतलब अंदर का भाग, यानी वक्र का अव्यांतर की बात करें, जो अंदर का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, वक्र का अव्यांतर। ये शब्द याद कर लीजिएगा, अंग्रेजी में भी देखना चाहें तो देख के उसे याद कर लीजिए। ये वक्र का अंदर का भाग क्या होगा, तो ये वाला जो भाग होता है ना, इसे कहते हैं अव्यांतर। जैसे में वक्र के अंदर कौन सा शब्द लिखा गया है, मैं आपसे पूछूं तो अल्फाबेट में आप कहेंगे ए लिखा गया है, तो ये देखिए ए। अब हम बात करते हैं वक्र की परिसीमा की। परिसीमा यानी बाउंड्री पर क्या लिखा गया है, यानी जो ये लाइनिंग है इस पे क्या लिखा गया है, तो आप कहिएगा बी। जी हाँ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो परिसीमा कहते हैं, यानी बाउंड्री।
इसे भी आप देख लीजिएगा और याद रखिएगा। वक्र का बहिर्भाग यानी बाहर का भाग, तो इसमें वक्र का बहिर्भाग यानी बाहर कौन है, तो आपका ये है, जैसे में लिखा गया सी। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए, अभ्यंतर जब भी मैं कहूंगा तो आप क्या कहेंगे, अंदर की बात। परिसीमा जब कहूंगा कि समझ जाइएगा बाउंड्री पे है कुछ। उसके बाद बहिर्भाग कहूंगा यानी बाहर जो है उसका मान वगैरह जब निकालना होता है तो इस शब्दों का प्रयोग होता है, जिससे आप समझ नहीं पाते हैं, गलतियां कर बैठते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वक्र के अभ्यंतर और उसकी परिसीमा को मिलाकर उस वक्र का क्षेत्र, उस वक्र का क्या कहते हैं हम लोग, क्षेत्र कहते हैं, यानी ओरिजिन कहा जाता है। किसको किसको, अभ्यंतर उसकी परिसीमा, ये अभ्यंतर हो गया और ये परिसीमा को मिलाकर। ठीक है, अब चलते हैं बहुभुज पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुभुज रेखाखंडों से बनी बंद आकृति एक बहुभुज कहलाती है। कोई भी, देखिए सबसे पहले समझते हैं बहुभुज। बहुभुज मीन्स क्या होता है, एक से अधिक उसकी भुजा को बहुभुज, यानी बहुत सारी भुजाएं को हम लोग क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। लेकिन एक से अधिक भुजा होगी तो समझ जाइए बहुभुज हो जाएगा। बहुत सारी मतलब बहुत ज्यादा। रेखाखंड से बनी बंद आकृति, रेखाखंड से बन गया कोई बंद आकृति, रेखाखंड मीन्स क्या, एक टुकड़ा, और इससे कोई आकृति बन जाती है तो ये क्या कहलाएगी, बहुभुज कहलाएगी। जैसे मैंने बना दिया क्या, त्रिभुज, तो ये भी क्या है, एक बहुभुज है। एक आकृति बहुभुज होती है जब वह एक सरल बंद आकृति है, जो एक सरल बंद आकृति हो तो वो क्या कहती है, बहुभुज होती है, और केवल रेखाखंडों से बनी हो। और केवल किससे बनी हो, रेखाखंड से, यानी रेखा का टुकड़ा से। इसके बाद आगे है इसमें भुजाएं, बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजाएं कहलाती हैं। ये क्या है, इसकी भुजाएं हैं। देखिए अब मैं पूछूं इसमें कितनी भुजाएं हैं, को कहिएगा 1 2 3 4 5। इसमें भुजाएं कितनी है, 5। अब इसमें कहूं कितनी भुजाएं, को कहिएगा 1 2 3, यानी जो रेखाखंड है वो उसकी भुजाएं होती हैं। बहुभुज ए बी सी डी ई की भुजाएं के नाम लिखिए। नाम लिखेंगे तो कैसे नाम लिखेंगे, तो आप कहिएगा, मान लीजिए यहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसका नाम लिखना है, ई तक है, देखिए ये मैंने ई तक लिखा, इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखिएगा, तो कहिएगा कि सर एक आपका रेखाखंड ये हो गया ए बी, चलिए हमने मान लिया ए बी हो गया। आप कहिएगा सर एक रेखाखंड ये हो गया बी सी, चलिए मान लिया BC हो गया। अब एक कहिएगा सर रेखाखंड का नाम ये हो जाएगा, यानी CD, चलिए हमने मान लिया CD हो गया। अब कहिएगा कि सर एक रेखाखंड का नाम है DE, तो ये भी मैंने मान लिया, चलिए एक रेखाखंड का DE हो गया। इसके बाद कहिएगा सर एक रेखाखंड है EA, ये भी मैंने मान लिया EA है। इसके बाद कोई और लग रहा है, क्योंकि देखिए कलरिंग मैंने किया है, इसका भी कर दिया था, इसका भी किया है मैंने, और इसका भी किया है, तो कोई रेखाखंड बचा नहीं, बचा है, तो बस यही सारी इसकी भुजाएं हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आसन्य भुजाएं, आसन्य भुजाएं क्या होता है कि कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो, कोई भी दो भुजाएं, यानी दो भुजा मतलब एक ये भुजा और एक ये भुजा, कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु है, यानी कॉमन एंड पॉइंट हो, बहुभुज की आसन्य भुजाएं कहलाती है। जैसे मैं बात करूं कि इसका आसन्य भुजा का कोई उदाहरण बताइए, तो कैसे बताइएगा कि एक उभयनिष्ठ हो, यानी कोई एक कॉमन एंड पॉइंट हो। जैसे अगर मैं कहूं E और A है और AB है, तो कहेंगे कि क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो दोनों का एक कॉमन हो, तो निश्चित ही कहिएगा सर इसका है, यानी AB और BC भी इन्होंने कहा गया है, AB और BC, तो ये देखिए कॉमन पॉइंट ये हो गया। साथ में इसका मैं कहूँ EA और आपका AB, तो भी इसका कॉमन पॉइंट ये है। तो इस तरह के उदाहरण आप आराम से देख लीजिएगा, निश्चित ही सही हो जाएगा। आसन्य भुजाएं भी क्लियर हो जाएगा। आसन्य भुजाएं मतलब क्या, दो भुजाओं का एक एंड पॉइंट हो, दो भुजाएं एक एंड पॉइंट हो। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ दूं कि मैं कहूं कि AB और DE, AB ये है, DE है, ये क्या आसन्य भुजाएं, निश्चित कहिएगा आप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर एक रेखा यहाँ पे है, इसका एंड पॉइंट एक ये है, और या ये हो सकता है, इसका एंड पॉइंट ये हो सकता है, या ये हो सकता है, दोनों में कोई रिश्ता ही नहीं, यानी इसका और इसका कहीं भी वहीनिष्ठ हो रहा है, यानी कोई एक जगह बन रहा नहीं बन रहा, इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, तो दोनों रेखा का कोई रिलेशन है नहीं है। तो इस तरीके से निकाल लीजिएगा, दो जब होगा, जैसे में ये हो गया, चाहे इसका अगर इसका एंड पॉइंट देखना हो तो ये हो जाएगा वहीनिष्ठ और ये हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन बन जाएगा, तो इसका क्या होगा, तो आप कहिएगा DE और DC। ठीक है, इसमें एक और उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के रूप में। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, B है, तो ये भी B है, यानी एक एंड पॉइंट मिला। यहाँ पे देखिए E है, तो ये भी E है, यानी ये
चार जब नाम रहेंगे ना, चारों में से कुछ ना कुछ आपस में मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा, यानी कॉमन एक एंड पॉइंट होगा। चलिए अब हम बात करते हैं शीर्ष की। को दो भुजाएं जहां मिलती हैं उस बिंदु को बहुभुज का शीर्ष कहते हैं। दो भुजाएं जहां जाके मिले उस बिंदु को बहुभुज का शीर्ष कहलाएंगे। जैसे में ABCD सब हो जाएगा। कैसे, तो देखिए ये भुजा और ये भुजा जाके एक जगह मिल रहा है तो ये शीर्ष हो गया। ये भुजा और ये भुजा जाके एक जगह मिल रहा है, ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो जाएगा। इसी तरह ये शीर्ष हो जाएगा, ये भी शीर्ष हो जाएगा। तो ये क्या हो गए, ये सारे शीर्ष हो गए। इसके बाद अगला पॉइंट है आसन्य शीर्ष। बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु आसन्य शीर्ष कहलाते हैं। बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु, एक ही भुजा यानी कोई भी एक भुजा हो उसका अंत बिंदु क्या कहलाएंगे, आसन्य शीर्ष कहलाएंगे। ये देखिए एक भुजा है, इसका और इसका दोनों क्या है, आसन्य शीर्ष है। जैसे मैं अगर मैं पूछूं इसमें आसन्य शीर्ष क्या होंगे, तो मान लीजिए आसन्न शीर्ष हो सकता है, अगर ऐसे रहेगा तो E और A आसन्न शीर्ष हो सकते हैं, और इसका क्या हो सकता है, E और D आसन्न शीर्ष हो सकते हैं। देखिए दिया होगा E और D आसन्न शीर्ष है, जबकि शीर्ष A और D आसन्न शीर्ष नहीं है, A और D, क्योंकि ये एक ही भुजा नहीं है, ये अलग भुजा है, ये अलग भुजा है। समझ में आ गया, तो ये होता है आसन्न शीर्ष। अब ये चीज अंतर जरूर कर लीजिएगा। आसन्न भुजाएं क्या होता है, भुजाएं मतलब पूरा एक भुजा। शीर्ष की जब भी चर्चा होगी तो कोई एक शब्द आएगा, यानी कहीं जाके वो अंत होता है। भुजा मतलब क्या, दो एक साथ आ रहे हैं, देख रहे हैं ना, पूरा लकीर को हम कहते हैं। और इसमें आगे बढ़ते हैं, ये होता है विकर्ण। तो विकर्ण के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसे शीर्ष जो आसन्न नहीं है को मिलाने से बना रेखाखंड बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। यानी ऐसे शीर्ष, मान लीजिए जैसे में हमने यहाँ पे देखा था, तो देखिए ये और ये क्या है, एक भुजा में नहीं था, ये आसन्न शीर्ष नहीं है, लेकिन इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा विकर्ण हो जाएगा। समझ में आ गया। इसका भी उदाहरण नीचे है। देखिए ये सारे बीच में जो एक दूसरे को मिला रहे हैं ना, ये क्या है, एक विकर्ण हो गया। ये क्या हुआ, एक विकर्ण हो गया। ये क्या हुआ, एक विकर्ण हुआ। ये क्या हुआ, एक विकर्ण हो गया। ये क्या हुआ, एक विकर्ण हो गया। यहाँ पे देख भी सकते हैं रेखाखंड, ये सारे क्या है, बहुभुज के विकर्ण है। AC, तो AC देखिए कौन सा हो जाएगा, तो A और C क्या होगा, एक हो जाएगा। AD भी एक हो जाएगा। तो ये सब क्या है, विकर्ण है। इसे आप देख लीजिएगा, निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कोण की। कोण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे देखिए समझते हैं कैसे। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से एक कोण बनता है। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ एक बिंदु पे जाके वो दोनों मिलते हैं भुजाएं, वो उभयनिष्ठ हो जाएगा। उभयनिष्ठ प्रारंभिक, उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु होगा। उभयनिष्ठ क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु, यानी स्टार्टिंग बिंदु होगा। याद रखिएगा ये आरंभिक यानी प्रारंभिक मतलब क्या होगा, ये शुरुआती, ये उभयनिष्ठ है। शुरुआती ये जो बिंदु है ये उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से एक कोण बनता है। दो किरणें AP और OQ, कोण POQ बनाती है। POQ बनाती है, देखिए POQ बनाती है। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी QOP भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को समझ लीजिएगा। यानी इसको सीधा लिखना हो या उल्टा लिखना हो, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इसे व्यक्त कैसे करते हैं कोण को, तो इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। इसे देख लीजिएगा कैसे बनाया गया है, तो इस चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं, ये भी देख लीजिए। साथ में दोनों तरीके से दर्शाए जा सकते हैं, यानी यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, दोनों तरीके से इसे हम लोग लिख सकते हैं। कोण POQ या QOP भी लिख सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जिस कोण का हमें मान लिखना होता है वो क्या होता है, वो हमेशा बीच में होता है। जैसे में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी O बीच में है और यहाँ पे भी देखिए O बीच में है। मान जब भी जिसका भी निकालना हो, मान लीजिए इसका मान निकालना हो, यहाँ और भी रेखाएं हैं ऐसे करके, चाहे कुछ भी, मान लीजिए ऐसे हम बना देते हैं, इस पे बना हुआ एक उभयनिष्ठ यहाँ पे हो गया है, तो इसका अगर हमको मान निकालना होगा तो यहाँ पे ये बीच में चला जाएगा। इसका Q नाम रखे, P नाम रखे या कुछ भी, तो ये बीच ही में जाएगा जब इस मान की चर्चा करेंगे। तो समझ में आ गया। कोण से संबंधित तीन क्षेत्र हैं। तीन क्षेत्र क्या क्या है उसे देख लीजिए। कोण पर, को कोण पे क्या है, S है, को कोण पे ये रहा मेरा S। इसके बाद कोण का अभ्यंतर, तो ये है X आपका, देख लीजिए यहाँ पे है अभ्यंतर में, अंदर में। कोण का बाहिर्भाग Z है, यानी बाहर में क्या है, Z है। और यहाँ पे S भी है और आपका P भी होगा, अगर आगे भी कुछ हम लिखते हैं या कोई भी अगला बिंदु डालते हैं। मान लीजिए यहाँ आप P की जगह आप P तो दर्शाया गया है, और भी लिख दीजिए
जैसे में y लिख देते हैं यहाँ पे y, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कोण पे हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, कोण पे हो सकता है कोई भी एक बिंदु, तो वो होगा आपका कोण पे, यानी इस लकीर पे होगा परिसीमा जो हम लोग कह रहे थे। तो ये चीज़ हो गया। अभ्यंतर में अंदर में जो होगा, मान लीजिए ये एक तरह से अंदर में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अभ्यंतर। अभ्यंतर बहिर्भाग में इन सारे चीज़ों से बाहर होगा, यानी इस रेखा पे नहीं होगा, न इस पे होगा, न इस पे होगा, ये बाहर होगा। ठीक है, तो ये रहा। तो इसे हम क्या कहेंगे, पी नहीं, ये जेड, इसे कहेंगे हम लोग बहिर्भाग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज के बारे में चर्चा करते हैं। त्रिभुज तीन भुजाओं वाला बहुभुज होता है। त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं वाला बहुभुज होता है। जैसे में तीन भुजा कौन है, एक ये भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा। अब पूछ दे क्वेश्चन में कि त्रिभुज क्या है, डैश डैश दे दिया जाए और नीचे में लिखा जाए ए बहुभुज, तो वो बहुभुज आपको टिक करना होगा। अब इसमें देखिए तीन भुजाएं कौन कौन सी हैं, तो नाम रख सकते हैं ए बी, देखिए ए बी आ गया, बी सी को बी सी आ गया, फिर ये सी ए, तो ये सी ए आ गया, तीन हो गया। तीन कोण कौन कौन से हैं, को एक ये कोण हो जाएगा, एक ये कोण हो जाएगा, एक ये कोण हो जाएगा। अब याद रखिएगा तीन कोण हैं, लेकिन जिस कोण का मान हमें निकालना होगा वो क्या होगा, बीच में हो जाएगा। जैसे में बी ए सी, बी ए सी, किस कोण का मान निकला, तो इस कोण का मान रखना चाहता है वो। अब यहाँ पे बी सी ए है, तो किस कोण का मान रखेगा, इस कोण का मान रखेगा। जैसे में अगर वो बोल रहा है कि कोण ए का मान 10 डिग्री है, कोण ए का मान कितना है 10 डिग्री है, तो इसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे हम कोण बी ए सी, ये लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ बराबर का साइन देंगे और लिखेंगे 10 डिग्री है। इसके बाद अगर हम कहें कि इसका मान 50 डिग्री है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे 50 डिग्री। इसको दर्शाएंगे कैसे, वो कोण बी सी है, देखिए सी बीच में है, तो ये सी उठाऊंगा मैं और यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू देके 50 डिग्री। इसी तरह जब इसका मान निकालना हो तो हम इसका मान लिखने के, यानी बी का मान निकालना होगा, बी बीच में रहेगा। और याद रखिएगा तीनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कोण का जब भी मान निकलेगा तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसके बारे में चर्चा नहीं है क्योंकि ये स्टार्टिंग है। अब यहाँ पे शीर्ष की बात कहा जा रहा है, तो शीर्ष क्या होता है, ये बिंदु तीन जो हैं वो आपके शीर्ष हैं, को ए बी सी इस त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। इसमें ये भी देख लेते, परिसीमा वगैरह देख लेते। एक बहुभुज होने के कारण एक त्रिभुज का एक बहिर्भाग, बहिर्भाग में बाहर का भाग, जैसे में यहाँ बहिर्भाग क्या है, आर है, एक अभ्यंतर यानी अंदर का भाग ये, और एक संलग्न आकृति 4.22 ये में पी त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित है। त्रिभुज के अभ्यंतर में क्या है, ये स्थित है। देखिए यहाँ पे आपका पी हो गया अभ्यंतर, और यहाँ पे आर हो गया बहिर्भाग और स्थित है, और क्यू स्वयं त्रिभुज पे स्थित है, ये क्यू इस पे स्थित है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये परिसीमा हो गया तो त्रिभुज पे स्थित है, बहिर्भाग हो गया तो ये बाहर है, और अंदर में यानी अभ्यंतर में उपयोग हुआ है। तो ये शब्द यूज करेगा तो ये घबराइएगा नहीं, अभ्यंतर क्या होता है, बहिर्भाग क्या होता है, इसके साथ ही त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज सॉरी बोल रहा हूँ मैं, परिसीमा क्या होता है, ये सारे चीज़ यानी त्रिभुज पर, तो ये क्या होगा, ये सारा चीज़ हमेशा याद रखिएगा। त्रिभुज पे स्थित है, जब भी चर्चा करें तो आप कहिएगा कि जो ये परिसीमा है यानी जो लकीर है इस पे स्थित है। और जब अभ्यंतर की बात की जाए तो अंदर में होगा, और बाहर बहिर्भाग की बात की जाए तो बाहर में होगा। चलिए चतुर्भुज पे चलते हैं। चार भुजाओं वाला बहुभुज एक चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज समझ गए, यानी चार भुजा होता है उसमें, इसीलिए चतुर इसका नाम है चतुर्भुज। और इसमें देखा जाए तो ये भी एक बहुभुज है। इसको शीर्षों के एक क्रम के अनुसार नामांकित करना चाहिए, यानी क्रम के अनुसार इसके शीर्ष को नामांकित करना चाहिए। सम्मुख भुजाएं इसमें क्या होती है, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी और डी सी और ए डी और बी सी सम्मुख भुजाएं के युग्म है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे सम्मुख भुजाएं क्या हैं, आप इसे आराम से लिख सकते हैं। तो ए बी और ए बी हो गया, और ये आपका डी सी सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख मीन्स क्या, सामने। और यहाँ पे देखिए ए डी और सी बी या बी सी क्या हो जाएगा, बी सी। देखिए ए डी और बी सी क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं। तो ये और ये क्या है, सम्मुख। सम्मुख मीन्स आमने सामने। सम्मुख कोण, तो कोण ए और सी, कोण ये हुआ ए और कोण सी, और कोण बी ये हो गया कोण बी, और कोण डी सम्मुख कोणों के युग्म में, यानी आमने सामने जो होगा ना वो सम्मुख है। आसन्न कोण क्या होता है, तो कोण ए और कोण बी आसन्न कोण है। कोण ए और कोण बी क्या है, आसन्न
कोण हैं। ये देखिए दोनों जाके मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये कोण और ये कोण क्या होंगे, आसन्न कोण हैं। ऐसे ही आसन्न कोणों के 3 युग्म हैं। ऐसे ही आसन्न कोण के कितने युग्म हैं, 3 युग्म हैं। मान लीजिए ये मिल गए तो फिर ये मिलेंगे, फिर ये मिलेंगे तो फिर क्या होगा, ये मिलेंगे। तो इस तरह देखा जाए तो कितने कोण मिल सकते हैं, को 4 मिल सकते हैं, क्योंकि चारों का बनेगा ना, ये इसके साथ बना, ये इसके साथ बनेगा, फिर ये इसके साथ बनेगा, तो फिर ये इसके साथ बनेगा, फिर ये इसके साथ बना है तो फिर ये इसके साथ भी बनेगा, फिर और सी डी का भी आपस में बनेगा, ये इसके साथ तो फिर ये इसके साथ। तो इसका देखा जाए तो टोटल 4 आपका बन जाएगा। ऐसे ही कोणों के 3 अन्य युग्म है, यानी एक ये हो गया और भी 3 आप बना सकते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखना चाहें आसन्न कोण के बारे में, यानी कौन कौन से बन रहे हैं, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं कि इसके अलावा कौन कौन हो सकता है। वैसे एग्जाम्पल में मैंने अच्छे तरीके से समझाया, थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा तो समझिए, एक ये और ये एक ही भुजा पे बन रहा है ना, देखिए ये और ये एक ही भुजा है, तो यहाँ पे आसन्न कोण हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये और ये एक ही भुजा पे बन रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो, यानी इस भुजा का भी हेल्प ले रहा है, इस भुजा का भी हेल्प ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इस ये भुजा और ये भुजा ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इस पे बन रहा है। इसमें देखिए एक ही भुजा का हेल्प ले रहा है, एक इधर भुजा का भी हेल्प ले रहा है, एक इधर भुजा का भी हेल्प ले रहा है, तो ये बन गया। फिर इसमें देखिए क्या बन रहा है, एक इस भुजा का हेल्प ले रहा है, एक इस भुजा का हेल्प ले रहा है, तो ये इसका बन गया। फिर इसमें देखिए एक इस भुजा का हेल्प ले रहा है, एक इस भुजा का हेल्प ले रहा है, तो ये एक कोण बन गया। तो ये क्या हो जाएंगे, आसन्न कोण होगा। तो इस तरह जैसे मैंने ए बी का उदाहरण दिया, वैसे ही आप आगे भी दीजिए कि और 3 कौन कौन से हैं। वृत्त, वृत्त में देखा जाए तो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर चक्कर लगाने से बना बिंदु का पथ वृत्त कहलाता है। एक निश्चित बिंदु से ये वृत्तकार लगा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, एक वृत्त कहेंगे। देखिए बनाया गया है। वृत्त एक सरल बंद वक्र है, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये सरल बंद वक्र है और ये क्या है, बहुभुज नहीं है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। वृत्त जो है बहुभुज नहीं है, ये एक सरल बंद वक्र है। इसमें केंद्र क्या होता है कि बीच में ये सी दिखाई दे रहा है ना, ये केंद्र है। इसके बाद त्रिज्या क्या होती है, तो यहां से ये जैसे में एग्जांपल देखिए, ये एक वृत्त से यानी केंद्र से कहीं पे भी, मतलब इस परिधि इसे कहते हैं, जो लाइनिंग ये गोला जो बन जाता है ना। अब इसमें मैं कहूँ ये परिधि कौन है, कि ये टोटल जो लाइनिंग है ये गोला सा बना होता है, तो ये टोटल लाइनिंग को हम क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। अब इसमें बीच में जहाँ से मैंने ये रख के खींचा है गोला, तो ये केंद्र हो जाएगा। अब यहाँ त्रिज्या की बात करूँ ना, तो ये जहाँ भी जाके चिपकेगा, यानी केंद्र से जहाँ भी जाके लगेगा, इसे मैं त्रिज्या कहूँगा, या आप भी त्रिज्या कहिएगा इसको। ये हो गया त्रिज्या। इसे हम किसी संकेत से लिखते हैं, आर लिखते हैं। इसके बाद है त्रिज्या। को त्रिज्या कौन सा हो जाएगा, जैसे में सी बी, ये सी और बी क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। वृत्त के चारों ओर चली गई दूरी को हम परिधि कहते हैं। ये देखिए चारों ओर तरफ ये बाहर वाला जो सृजना है, ये वाला, इसे हम परिधि कहेंगे। इसके बाद आगे है जीवा। तो जीवा में देखिए कौन सा होगा, परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की एक जीवा है। जैसे में ये क्या हुआ, पी और ए जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, जीवा है। इसमें पीबी भी क्या है, एक जीवा है। देखिए किसी भी जगह जाके ये मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक जीवा है। परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को, परिधि पर, ये परिधि हो गया, परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड यानी रेखा का एक टुकड़ा वृत्त का जीवा कहलाता है। ये जीवा हो गया और ये भी एक जीवा हो गया। जो भी ऐसे जाके मिलेंगे वो जीवा होगा। व्यास क्या कहलाता है, तो व्यास केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। इसे डी नाम से हम लोग संकेत में लिखते हैं। कुछ इसका व्यास कौन का उदाहरण दीजिए, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया ए, तो ये देखिए ये जो है ना, ये आपका व्यास है। और भी मैं पूछूं कौन सा है, तो आप कहिएगा कि सर ये भी आपका व्यास है, क्योंकि ये केंद्र से होकर गुजर रहा है और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। होकर जाने वाले वृत्त व्यास कहलाती है। और यहाँ पे एक और शब्द देखिए, जाने वाली जीवा, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा एक वृत्त का व्यास कहलाती है, वो एक जीवा भी है। वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना है। वृत्त का व्यास क्या है, उसकी त्रिज्या का 2 गुना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा था ना, ये केंद्र हो गया, केंद्र से यहाँ से इतनी दूरी था, तो ये क्या हो गया, आर था यानी त्रिज्या था। जब मैं इसको यहाँ तक मिला दूंगा तो ये क्या किसमें परिवर्तन हो जाएगा, तो आपका ये सर ये हो जाएगा व्यास, क्योंकि पूरा जब जाके केंद्र से होकर गुजरता है तो ये व्यास हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि ये त्रिज्या का क्या दुगुना हुआ, जी हाँ दुगुना हुआ, क्योंकि इधर से भी जाके मिलता त्रिज्या ही कहलाता है, इधर से भी जाके मिलता है तो त्रिज्या ही कहलाता है, इधर से भी आके टुकड़ा एक मिलता है तो ये भी एक क्या है, त्रिज्या ही है। सबका मान ये बराबर ही होता है, तभी तो ये वृत्त हुआ है। तो इसका मान भी बराबर होता है, इसका भी मान लीजिए यहाँ 2 लिखता है तो ये भी 2 हो जाता है, और ये भी क्या होता है 2 हो जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि त्रिज्या का मान 2 है तो व्यास उसका कितना होगा, तो सीधे दुगुना हो जाता है, यानी ये हो जाएगा आपका 4।
ठीक है। अगर 4 व्यास दिया है तो मैं पूछूं कि इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, ठीक आधा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे भी काम कीजिए आप, देखिए इसका मान 2 है, इसका मान 2 है, कि व्यास पूछूंगा तो 4 हो जाएगा। अगर वही मैं पूछी त्रिज्या तो किसी एक का मान दे दीजिएगा। तो समझ में आ गया व्यास क्या होता है, दोनों में संबंध क्या है, ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं एक और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इस लेसन का, उसे देखते हैं। त्रिज्य खंड क्या होता है, वृत्त खंड क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है वो चीज देख लीजिए। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरकर बनता है एक त्रिज्य खंड कहलाता है। उदाहरण देखिए, ये क्या है, एक त्रिज्य खंड है। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं, त्रिज्या कब बनेगा, जब ये केंद्र से जाके मिलेगा वो त्रिज्या होगा। कि देखिए केंद्र से जाके ये मिला है और ये केंद्र से जाके मिला है, तो ये क्या होगा, तो ये हो गया आपका त्रिज्या खंड, ये त्रिज्य खंड। तो ये याद रखिएगा, वृत्त खंड क्या होता है, त्रिज्य खंड क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संगत चाप से घिर कर बनता है तो ये क्या होगा, त्रिज्य खंड कहलाता है। वृत्त खंड क्या कहलाता है, वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र का भाग एक वृत्त खंड है। देखिए ये चीज, ये इन्होंने बनाया, ये क्या है, ये एक वृत्त खंड है। दोनों में अंतर पता चल गया। ये जब भी चर्चा होगी तो ये त्रिज्या से होगी, यानी केंद्र से में जरूर मिला रहेगा। वृत्त खंड क्या हो गया, तो जीवा और संगत चाप से घिरा क्षेत्र, जीवा और संगत चाप, यानी जो ये है इससे ये घिरा क्षेत्र क्या कहलाएगा आपका, वृत्त खंड कहलाएगा। वृत्त का कोई भी एक टुकड़ा, वृत्त का कोई भी एक टुकड़ा वृत्त खंड कहलाता है। एक मतलब यहाँ पे पॉइंट में याद कर सकते। त्रिज्यखंड मीन्स क्या, त्रिज्या का कोई भी एक टुकड़ा। तो त्रिज्या का टुकड़ा कैसे होगा, यहाँ से यहाँ ले लेंगे तो त्रिज्या का टुकड़ा हो गया। वृत्त का खंड यानी वृत्त का कोई भी एक टुकड़ा ले लिए, ये एक टुकड़ा ही है ना वृत्त का, तो ये वृत्त खंड हो गया। एक लाइन में आंसर समझ में आ गया। किसी भी चीज को तोड़ दीजिए तुरंत समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इस लेसन का सबसे अंतिम पॉइंट का। तो इसमें देखा जाएगा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है कि वृत्त के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु उसे वृत्त यानी जो होता है उसे 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। जैसे में वृत्त के एक व्यास, यानी ये एक व्यास है, व्यास पूरे को कहते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये वृत्त है तो पूरे को व्यास कहते हैं। वो दोनों अंत बिंदु से 2 बराबर भागों में बांटे। ये देखिए ये अंत बिंदु और ये अंत बिंदु, दोनों को ये बराबर यानी आधा आधा भाग में बांटता है। जैसे में आधा में मैंने यहाँ टुकड़ा लिया तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका अर्धवृत्त। यानी कोई भी एक वृत्त हो गोला सा, ये गोला नहीं बन पाया, ये आपका मान लीजिए सपोज गोला है, तो इसको बीच से अगर हम काट दें, केंद्र से होकर कटेगा जब भी बीच में काटना होगा, तो ये क्या है, आधा ये अर्धवृत्त है। ये भी क्या हो जाएगा, अलग इसको निकाल के रखते हैं, ये भी अर्धवृत्त हो जाएगा। इसमें कुछ समझना नहीं, यानी वृत्त का आधा अर्धवृत्त कहलाता है। तो इस लेसन में महत्वपूर्ण पॉइंट्स यही थे। अब इससे संबंधित नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे। लगभग इसमें मुझे जहां तक विश्वास है 79 क्वेश्चन है, तो उसे मैं कोशिश करूंगा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डील करके आपको बाकी सभी प्रश्न हल करने के लिए छोड़ दूं, ताकि आपको जो भी समझ में आया है वो चीज़ जरूर क्लियर हो। और मैं ये भी आपसे जरूर कहूँगा कि जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं उसे जरूर बनाएं। और साथ में ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, ताकि हमें भी आगे ये मिले कि हम आगे आपके लिए वीडियो बनाएं, यानी थोड़ा सा मोटिवेशन हमको भी मिले, ताकि हम आपके लिए कुछ इसी तरह के मैथ के वीडियो लाते रहें। और आपको किसी भी पॉइंट पे अगर डाउट हुआ तो जरूर कमेंट में बताएं, क्योंकि बाबू ये बेसिक है और ये समझ में नहीं आएगा ना तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि समानांतर जो भुजा चर्चा चल रही थी, समानांतर भुजाएं क्या हैं, वो क्या होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ में अगर प्रच्छेदी और समानांतर की दोनों की जब चर्चाएं हो तो दोनों में अंतर क्या है, अगर इसका जवाब आप जानते हो तो जरूर बताएं। इसके अलावा हम बात करेंगे त्रिज्यखंड वृत्तखंड में क्या अंतर है, इसे भी बताएं अगर जानते हो तो। अगर इसके अलावा तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे मैं पूछूं कि आपसे पूछ दूं कि किरण क्या होता है, रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, इसके बारे में हमें बताएं, वो भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा हम और भी चर्चाएं कर रहे थे जो महत्वपूर्ण है, जैसे आसन्न कोण क्या होता है, सम्मुख कोण क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, ये भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा जो एक हमेशा क्वेश्चन आता है लेकिन आपको समझ में नहीं आता है, जैसे में आसन्न भुजाएं क्या होती है, आसन्न शीर्ष क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है, तो ये सारा चीज़ आप आराम से पढ़िएगा, आराम से समझिएगा। और जो एक दो क्वेश्चन मैंने पूछा है, जैसे में आसन्न भुजाएं चाहे आसन्न शीर्ष हैं, इस दोनों में क्या अंतर है, कैसे इसे पहचानेंगे, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसके भी जवाब जरूर दें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।